तो कभी अगर आपको भी लगता हो कि अपुनिच भगवान है तो इसका मतलब सीरियस बीमारी है, हल्के फुल्के नहीं, सीरियस है। आप लोग तो छोटे हैं, जब आप पैदा हुए थे उसके आसपास एक फिल्म आई थी हिंदी में, राम तेरी गंगा मैली, शायद आपने नाम सुना होगा। उसमें नायक नायिका को संबोधित करके गीत गा रहा है, और नार्सिसिज्म का इतना बड़ा लक्षण मैंने कभी नहीं देखा। वो क्या कह रहा है, मुझको देखोगे जहां तक, मुझको पाओगे वहां तक, रास्तों से कारवां तक, इस जहां से उस जहां तक, मैं ही मैं हूं, मैं ही मैं हूं, दूसरा कोई नहीं। यदि आपकी जिंदगी में ऐसा प्रेमी प्रेमिका आ जाए तो सीधे लेके जाना है साइकेट्रिस्ट के पास। आपकी जिम्मेदारी बनती है। सच्चा प्रेम करते हैं तो उसका इलाज करवाइए, क्योंकि यदि आपने उसका इलाज नहीं करवाया तो वो आपका इलाज कर देगा। और जो नार्सिसिस्ट किस्म के दोस्त होते हैं, नार्सिसिस्ट किस्म के प्रेमी प्रेमिका होते हैं, पति पत्नी होते हैं, उनका लक्षण ये है, वो शुरुआत करते हैं लव बॉम्बिंग से। लव बॉम्बिंग मनोविज्ञान का एक कंसेप्ट है, लव बॉम्बिंग। प्यार की बमबारी कर देंगे आपके ऊपर, इतना ज्यादा मैसेज करेंगे, मिस यू, लव यू, लाइक यू, ये वो। 24 घंटे में कम से कम 500 मैसेज करते रहेंगे। और आप सोचेंगे कि इतना प्रेम करने वाला मनुष्य मुझे मिला है, ऐसा तो दुनिया में किसी को नहीं मिला। ये पहला फेज है, ये स्थायी नहीं है, ये सिर्फ पहला फेज है। वो दरअसल सिर्फ अपने आप से प्यार करता है, और इस समय आपको प्यार करने की वजह से वो अपने आप से प्यार कर पा रहा है। आप केवल एक टूल हैं जिसको हासिल करके उसको खुद से प्यार करने की वजह मिल गई है। और ऐसे व्यक्ति को जो अगला स्तर आता है उसको गैस लाइटिंग बोलते हैं मनोविज्ञान में। गैस लाइटिंग शब्द आपने सुना या नहीं सुना पता नहीं। गैस लाइटिंग एक टर्म है, इसका मतलब ये होता है दूसरों को इतना छोटा करके साबित कर देना, इतना आरोप लगाना कि वो बेचारा अपनी सहजताओं को भी पाप समझने लगे, अपनी कमजोरी समझने लगे। जैसे सुबह मान लीजिए उठने की बात है, सबका मन करता है आराम से उठने का। ये लाट साहब तो 8 बजे उठेंगे। अगर पत्नी एक दिन थोड़ा सा लेट उठ गई तो उसको इतना सुना देगा, तुम कैसी औरत हो, कोई शर्म नहीं तुम्हारे अंदर, तो तुम 8 बजे उठ रही हो। खुद रोज 8 बजे उठता है, 8 बजे उठ रही हो, नरक जाओगी तुम तो। मेरी माँ को देखो 4 बजे उठती है सुबह। इतना सुना देगा, इतना सुना देगा कि उस बेचारी को सुबह 8 बजे उठना इतनी गिल्ट फीलिंग हो जाएगी कि वो धीरे धीरे खुद को धिक्कारते धिक्कारते खत्म हो जाएगी। ये इसका उल्टा भी हो सकता है, कोई महिला किसी पुरुष को करे, ये भी हो सकता है। अपने साथी को, अपने दोस्त को, अपने पति को, पत्नी को, अपने किसी रिश्तेदार को उन चीजों के लिए ब्लेम करना जो दरअसल ब्लेम करने वाली नहीं है, इतना ब्लेम करना कि वो बेचारा इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में, गिल्ट कॉम्प्लेक्स में चला जाए, इसको बोलते हैं गैस लाइटिंग। तो यदि कोई प्यार की बमबारी कर रहा हो तो खतरा है कि अगला स्तर ही आने वाला है। फिर वो आपको हर चीज के लिए जिम्मेदार साबित करेगा, आपका आत्मसम्मान छीन लेगा, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम खत्म कर देगा। ये मोटा मोटा लक्षण जो है, ये लक्षण अगर किसी व्यक्ति में आपको सारे एक साथ दिख जाएं तो उसको हम कहेंगे कि वो नार्सिसिस्टिक व्यक्ति है या नार्सिसिस्ट है। आपके मन में एक सवाल ये आ रहा होगा, कितना मुश्किल नाम क्यों रखा इसका? इसके पीछे एक कहानी है, और उस कहानी का जो केंद्रीय चरित्र है उसका नाम है नार्सिसस। और नार्सिसस के नाम से इसका नाम पड़ गया नार्सिसिज्म। दरअसल कहानी 2 कैरेक्टर्स की है, एक नार्सिसिस है और एक ईको है, या एको है, जो भी आप बोलते हैं उसको। देखिए, दुनिया के सभी धर्मों में जो शुरुआती कथाएं हैं, कहानियां हैं ना, बहुत रोचक कहानियां हैं। उन कहानियों का एक पर्पस क्या होता है कि नैतिक विचार सिखाने के लिए कहानी का इस्तेमाल करें। जब आप छोटे थे, आपको याद होगा, आपके पेरेंट्स आपको कहानियां सुनाते होंगे। आपकी पीढ़ी तो नहीं सुना पा रही है, जब आप पेरेंट्स बनेंगे तो कहानियां शायद नहीं सुना पाएंगे, क्योंकि बच्चा सुनना भी नहीं चाहेगा। वो कहेगा आप चुप रहो, मैं टीवी में देख लूंगा, डोरेमोन आ रहा है मैं उसकी कहानी सुन लूंगा, और शिनचैन आ रहा है मुझे उसमें ज्यादा रुचि है, आपकी कहानियों में कम रुचि है। लेकिन आज से 1-2 पीढ़ी पहले तक सारे बच्चे कहानियां सुन सुन के बड़े हुए हैं। और पेरेंट्स की कोशिश क्या होती थी, कहानियों के माध्यम से बच्चों को नैतिक मूल्य सिखा दें। ये दुनिया के हर समाज में होता था। और बच्चे कई मुश्किल सवाल पूछ लेते हैं, उनका जवाब देने के लिए भी कल्पनाएं कर लेते हैं। जैसे मैं सोचता हूं कि ग्रीक समाज में किसी बच्चे ने पूछा होगा
कि जैसे आप कहीं जंगल में जाके जोर से आवाज दें तो वो आवाज बार बार रिपीट होती है, बाद में एको होती है। तो बच्चे पूछते हैं कि ये आवाज कहां से आ रही है। अब उस समय फिजिक्स इतनी विकसित नहीं थी कि फिजिक्स के बेस पे इसका आंसर आप दे सकें, तो फिर लोग कल्पनाएं कर लेते हैं। उन्होंने कल्पना कर ली कि ये जो आवाज है, इस आवाज के पीछे एक कहानी है बेटा, और वो जो कहानी है, वो कहानी ये कहानी है। तो क्या कहानी है सुन लीजिए, फिर आपको पूरा अंदाजा हो जाएगा कि ये शब्द कहां से पैदा हो रहा है। एक बहुत प्रसिद्ध लेखक हुए हैं रोमन लिटरेचर में, ओविड नाम के, उनका एक महाकाव्य आपने नाम सुना होगा, मेटामॉर्फोसिस उसका महाकाव्य का नाम है, जो सीजर ऑगस्टस के समय में लिखा गया था, यानी कि ईस्वी पूर्व 27 से ईसा पश्चात 14 के बीच में कभी लिखा गया था, मतलब ईसा मसीह के दौर में लिखा गया था लगभग। उसमें जो भाग 3 है उसमें एक कहानी आती है, ये वाली कहानी। क्या कहानी है? ग्रीक कहानी है, ग्रीस की, यूनान की कहानी है। ये एक लड़का था नार्सिसस, और ये कौन था? तो एक देवता है, नदियों के देवता ग्रीस में। जैसे हमारे यहाँ होता है ना कि वर्षा के देवता, सूर्य देवता, चंद्र देवता, वहां भी खूब देवता माने जाते थे उस समय में। तो जो नदियों के देवता थे, सिफिसस बोलते थे उनको, और साथ में एक अप्सरा थी। अप्सरा शब्द यहां भी खूब चलता है ना, हमारे यहाँ मेनका को अप्सरा माना गया। और कौन अप्सराएं हैं? उर्वशी है, रंभा है ना। अप्सराओं की कहानी यहां भी है, वहां भी होती है अप्सरा की कहानी। निम्फ बोलते हैं, NYMPH, निम्फ का मतलब होता है अप्सरा ग्रीक लिटरेचर में। तो एक अप्सरा थी वहां जिसका नाम था लिरियोपे। तो लिरियोपे नाम की अप्सरा और सिफिसस नाम के नदी देवता का जो पुत्र था उसका नाम था नार्सिसस। में एन लिख देता हूं। अब अप्सरा का बेटा है, देवता का बेटा, तो स्मार्ट, सुंदर तो होगा ही होगा, बहुत ही सुंदर था। हमें अक्सर गलतफहमी ये होती है कि अपनी सुंदरता की वजह हम है, जबकि हम होते नहीं, उसकी वजह तुक्के से मिली होती है वो, तो है ना। तो इस बेचारे को ये नहीं पता था जो आपको पता है कि तुक्का है। इतना सुंदर था कि इस पे वो गाना सूट करता है, मैं इतना सुंदर हूं, मैं क्या करूं क्या करूं। सच में सूट करता है। इतना सुंदर था कि जो इसको देखता था पागल हो जाता था, इतना सुंदर। तो जितना सुंदर था उतना घमंडी भी था, घोर अहंकारी। अब कई लड़कियां इसको प्रपोज करती थी। भाई अगर कोई आपको प्रपोज करे, मान लीजिए, और आप नहीं पसंद करते हैं, तो कायदे से, विनम्रता से, डिसेंसी के साथ मना कर सकते हैं। सबसे अच्छा तरीका आप ये कहें कि मैं माफी चाहता हूं, मैं पहले से कहीं जबान दे चुका हूं, वायदा कर चुका हूं। बेशक ना दियो, कम से कम उसका अपमान तो नहीं होगा, सम्मान के साथ मना कर दीजिए। और कुछ लोगों से मजा नहीं आता, उनको मजा आता है नीचा दिखाने में। कोई आपके पास आके बोले कि आप मुझे अच्छे लगते हैं, आप बोले तू शीशा देखा कभी? अरे भाई अपनी औकात में रह के सपने देखा कर, अजीब हाल है, भिखारी कहीं का। तो अब ये क्या तरीका हुआ मना करने का? अरे मना ही करना है तो कायदे से मना कीजिए ना। आपका जीवन आपकी संपत्ति है, समझ में आ गया। आप अपनी पसंद का व्यक्ति चुनेंगे, समझ में आता है। और आप किसी का भी अपमान करते चलेंगे, ये तो सही बात नहीं है। इस घमंडी लड़के को इस बात का एहसास नहीं था, खूब अपमान करता था। किसी लड़की ने आके बोला, उसको इतना नीचा दिखाता था कि तू अपना मुंह देख, कैसी है तू, ये है वो है। पर लड़कियां बेचारी उसके बाद जीना भूल जाती थी कि इतना अपमान कर दिया है, विष का घूंट पीती थी। अच्छा, एक कहानी पढ़ के लगता है कि उस समय के ग्रीक समाज में शायद होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप्स को लेकर भी बहुत तनाव नहीं था, क्योंकि कहानी में ये भी आता है कि एक लड़का भी इस पे दीवाना हो गया था। वो लड़का बोला कि तलवार, मतलब वो आया उसके पास कि मैं आपके लिए जान दे सकता हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं चाहता हूं आपके साथ जीना। तो उसने कहा जान दे सकता है तो जान दे दे। वो अवाक रह गया, तो उसने तलवार निकाल के दी कि ले जान दे दे भाई, इतना ही शौक है तो। उसने सच में अपनी गर्दन काट दी और मरने से पहले भगवान से प्रार्थना की कि इस आदमी को सबक सिखाना कि जितना नीचा दिखाता सब लोगों को। पर इसको एहसास था नहीं इस बात का।